शुक्ला जी, विजय शुक्ला जी, इलेक्ट लाइन और डीबी लाइव का ये सर्वे, आपका नज़रिया। सबसे पहले ये समझना चाहता हूं कि अब आज आखिरी दिन है, बहुत सारे सर्वे आए, आप अब जो सर्वे पेश करने जा रहे हैं इसमें और बाकी लोगों ने जो दिया है, क्या फ़र्क नज़र आता है? क्या कहें हम, कितनी दावेदारी हमारी सही है? देखिए राजीव जी, जब हम लोग सर्वे करते हैं तो इस बात की सबसे पहले पुख्ता करते हैं कि जो बोलेंगे वो सही साबित हो जमीन पर। उसमें हर एक मुद्दे को हमने ध्यान में रखा है। वसुंधरा राजे सिंधिया की नाराजगी हो राजस्थान में, या फिर कैलाश मेघवाल को कड़ी पार करना और उनका आज निर्दलीय के रूप में पर्चा भरना हो, हुए हैं ये सब काम, ये साफ बताते हैं कि यह सब हमने छोटे छोटे मुद्दे लिए हैं। महादेव ऐप के आने के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो भूचाल आया, जो लोग जमीन पर पहले से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ भूपेश बघेल के खिलाफ हो सकता है, क्योंकि 4 महीने से ईडी और बाकी सबकी कार्रवाई में अभी तक मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं आया है। तो लास्ट समय में जब आ गया तो जनता ने बिल्कुल कैसा फैसला लेना, यह भी इसमें शामिल है। मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से कार्रवाई कर रहे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ साथ ताजा जो वीडियो अभी कुछ चल रहे हैं, उन वीडियो का भी जिक्र हमने सर्वे में अपडेट करने की कोशिश की थी पीछे। अब जब आप तेलंगाना और उसमें चलेंगे तो जो बढ़त है, बढ़त के मुद्दे हैं, चाहे वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर बीआरएस के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार की कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने हिसाब से कार्रवाई की, लेकिन उसका जो फायदा है, फायदा सीधे तौर पर वो कांग्रेस को मिल रहा है। तो ऐसी सारी चीजें हैं। मिजोरम में जैसे बड़ी साफ बात थी कि आखिर मणिपुर में कोई चर्चा क्यों नहीं करना चाहता, और मिजोरम सीधे तौर पर इस समय मणिपुर के मुद्दे के साथ जुड़ा है। तो ये सारी चीजें हम लोग लेकर हैं और हमें यकीन है कि जो हमारा सर्वे है जमीन के बिल्कुल करीबी और सारे मुद्दों को आधार पर ले है, जिसमें चुनाव मोदी वर्सेज अदर है। बाकी तो मुख्यमंत्री कहीं कोई इनका घोषित दिख नहीं रहा है। तो अब या तो लोकसभा में मोदी जी को लोग जिताएंगे या तो राज्यसभा में जिताएंगे। तो उस हिसाब से हमने सर्वे का आकलन किया है और सर्वे में आपको चीजें दिखेंगी। सर्वे की ओर आपका आखिरी ये कमेंट इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चुनाव मोदी वर्सेस अदर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं जो आप धरातल पर देख कर आ रहे हैं। अब सीधे चलते हैं मिजोरम की तरफ, वहीं से शुरुआत करते हैं। मिजोरम का ओपिनियन पोल क्या कुछ कहता है, फाइनल ओपिनियन पोल डीबी लाइव इलेक्ट लाइन का मिजोरम क्या कुछ कहता है। वहां पे आप जानते हैं कि 40 सीटें हैं मिजोरम में। एमएनएफ और बीजेपी की सरकार वहां रही है, बीजेपी और एमएनएफ, लेकिन बीजेपी से एमएनएफ अलग है, मिजो नेशनल फ्रंट। और आप देखिए कि यहां एमएनएफ, कांग्रेस, जेडपीएम और अन्य, एमएनएफ को 11 से 13 सीटें, अगर मीन निकालें तो 12 सीटें एमएनएफ को, कांग्रेस को 15 से 17 यानी 16 सीटें यहां कांग्रेस को आती हुई दिखाई दे रही हैं। जेडपीएम, जोरम पीपल्स मूवमेंट, ये एक फ्रंट बना हुआ है और काफ़ी मजबूती के साथ ये लोग पिछले चुनाव में भी लड़े थे और इस बार भी यहां लड़ते हुए, लेकिन 10 से 12 सीटें जेडपीएम को आती हुई दिखाई दे रही हैं। 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में, यानी कि 1 सीट कह सकते हैं अगर मीन निकालें तो वो अन्य के खाते में। तो ये 40 की 40 सीटें आपके सामने हैं और यहां सरकार बनाने के लिए 21 सीटें चाहिए, 21 हंग असेंबली यहां हम देख रहे हैं मिजोरम में। और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में 15 से 17 सीटों के साथ मिजोरम में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी दिखाई दे रही है। जरा पहली प्रतिक्रिया में आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, मिजोरम को लेकर के क्या कहेंगे? कांग्रेस यहां सबसे बड़ी पार्टी तो बन रही है प्रशांत जी, लेकिन सरकार किसी की नहीं बन रही है और एमएनएफ यहां 11 से 13 कहा जा रहा है कि एमएनएफ में काफ़ी डेंट है, लेकिन एमएनएफ ने ये भी इस सर्वे के दौरान ये भी सुनने को आया, विजय शुक्ला जी बाद में बताएंगे, कि एक सही समय पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने मंच साझा न करने का जो फैसला लिया, उसके कारण इनको यहाँ थोड़ी सी बढ़त मिली है। क्या कहेंगे? जी देखिए, पहली बात तो कि मिजोरम के चुनाव में और इस वक्त उत्तर पूर्व में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी चुनाव होता
मणिपुर का रिफ्लेक्शन उस चुनाव में आना ही था। तो मिजोरम में मणिपुर एक मुद्दा रहेगा और बड़ा मुद्दा रहेगा मणिपुर, क्योंकि पूरे नॉर्थ ईस्ट का सेंटीमेंट उससे जुड़ा हुआ है। और जिस तरीके से मणिपुर में 5 महीने 6 महीने लगातार हिंसा होती रही, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं, बोला वो भी आधा अधूरा बोला, और तो उसका एक जो है बड़ा एंटी इनकम्बेंसी मिजोरम एमएनएफ के खिलाफ भी है। और एमएनएफ के खिलाफ आप ठीक कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी कम करने की कोशिश की उन्होंने, ये कहकर कि हम मोदी साहब के साथ मन साझा नहीं करेंगे। वाकई में हुई है कि नहीं है ये चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी वहाँ है। मेरे ख्याल से जेडपीएम को बढ़त बता रहे हैं पिछली बार से आपका सर्वे, विजय जी का सर्वे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेडपीएम को इतनी बढ़त शायद इस बार ना मिले, और क्योंकि राहुल गांधी वहाँ गए और सोनिया गांधी की अपील गई है, और इस दोनों चीज़ों का बड़ा असर होगा। और मणिपुर पे राहुल गांधी जाते रहे और इन दोनों फैक्टर का असर होगा। यानी कांग्रेस को मुझे लगता है कि जो 15-17 आप दे रहे हैं, 3 दिसंबर को हम देखेंगे, हो सकता है कि मैं गलत हूँ या विजय जी का आंकड़ा जो है वो ठीक ना बैठे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो मेजॉरिटी के करीब होगी या मेजॉरिटी पे आ जाएगी मिजोरम में। कितने लोग, हमारे तमाम साथी हैं, कितने लोग जो यहाँ कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी की कांग्रेस हो सकता है कि ये जो जादुई आंकड़ा है 21 सीटों का, यानी कि अगर आपको सरकार बनाना है, बहुमत का आंकड़ा छू लेगी या पार कर जाएगी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आप कैसे समझते हैं, क्या लगता है आपको, जो यहाँ विश्लेषण कर रहे हैं प्रशांत टंडन जी, उस विश्लेषण से कितना आप सहमत हैं? जेडपीएम की बात कर रहे हैं और बिल्कुल सही है कि शायद जेडपीएम यहाँ पर हमारे सर्वे के हिसाब से बहुत ज़्यादा, और जेडपीएम से कट के कुछ चीज़ें उधर कुछ आंकड़े जो हैं वो जुड़ जाएं कांग्रेस की तरफ। तो यहाँ 3-4 का मामला है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत भी मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या आपका नजरिया इस पर? देखिए, उत्तर पूर्व के राज्यों में अक्सर पिछले दशकों में अगर आप देखेंगे तो बड़ा ढुलमुल सा जनादेश आता रहा है, और ये जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं ये भी इसी तरह से त्रिशंकु विधानसभा बनाता हुआ दिख रहा है। लेकिन जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि मणिपुर की छाया मिजोरम तक आ रही है, राहुल गांधी का मणिपुर जाना, लगातार उस मुद्दे पर मुखर होना, संसद में आवाज उठाना, खुद मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उनके तमाम लोग जिस तरह के बयानात देते रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि मिजोरम की जनता भी इस बात से तो प्रभावित हुई ही होगी कि कांग्रेस पार्टी का नेता मणिपुर के लोगों के हक की बात कर रहा है। और सोनिया गांधी की चिट्ठी की बात कही आपने, हम सब जानते हैं, अतीत में अगर हम झांके तो ललडेंगा के साथ जो राजीव गांधी का समझौता हुआ था, उसके बाद जो शांति हुई, उपद्रवग्रस्त राज्य रहा दशकों तक, उसके बाद धीरे धीरे लोकतंत्र की राह पर चलना शुरू किया उसने। और ये जो निर्णायक बात जो मैंने शुरू में कही थी, बड़ा संकेत उसे मानना चाहिए कि बीजेपी का घटक दल, सहयोगी दल जो सरकार में शामिल था, उसका मुख्यमंत्री बीजेपी से दूरी न केवल दिखाना चाहता है, बाकायदा ऐलान करके ये बता रहा है कि हम आपके साथ मंच पर नहीं होना चाहते। वो किसी एक तस्वीर में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े हुए एक फ्रेम में नहीं दिखना चाहता। यानी मुख्यमंत्री जानता है कि वहां के लोग, उस प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी से मणिपुर के कारण बहुत नाराज हैं, और अगर मैं उनके साथ रहूंगा किसी फोरम में तो मुझे नुकसान होगा। तो मुझे लगता है लेकिन इस चीज में अब देर हो चुकी। एन चुनाव में, चलते चुनाव में अगर आप कह रहे हैं कि मोदी जी ना आए, मैं उनके साथ मंच पर नहीं रहूंगा, तो लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि आप तो पूरे 5 साल उनके साथ सरकार चला रहे थे, अब एन वक्त पर आप उनसे दूरी दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इस बात से प्रभावित हुए होंगे, बल्कि इस बात के बाद लोगों के मानस में कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ा होगा। तो मैं प्रशांत जी के साथ जाना चाहता हूं, ये आंकड़ा 17 की जगह सरकार बनाने की सीमा तक पहुंच सकता है। जी राजीव जी, 17 की जगह सरकार बनाने की सीमा, यानी बहुमत का आंकड़ा छू सकता है या पार कर सकता है, ये बात डॉक्टर राकेश पाठक